Good morning, all of you. देखिए जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज फोर्स ऑन प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे कितना चार्ज दिया हमने, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। उसका प्लेट एरिया ए है और डी क्या है, सेपरेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो कितना बताओगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की वजह से है। लेकिन आपको क्या करना है, इन प्लेट्स पर एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा ये पता करना है। तो देखिए ये जो माइनस क्यू है इसके अपने जितने भी डी क्यू हैं वो आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। मतलब ये वाला डी क्यू इस पे लगाएगा, ये डी क्यू इस पे लगाएगा, ये तो इंटरनल हो जाएगा। यानी इस प्लेट पे फोर्स जो आएगा वो इसकी वजह से आएगा और इस प्लेट पे जो फोर्स आएगा वो उसकी वजह से आएगा। तो बताइए इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसमें अपना कोई रोल नहीं है, इसका रोल है। दैट विल बी और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई जो आएगा वो आएगा क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आता है? ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है वो इसकी वजह से लेना है। बिटवीन द प्लेट्स ये वैल्यू इसकी डबल है और इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, वो भी ई के बराबर ही होगा, वो आएगा क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए इधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स बराबर ही होंगे, एक्शन रिएक्शन तो होगा ही। तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा, तो इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड तो क्यू आ जाएगा इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू ई। तो एफ इक्वल्स टू क्यू कितना है, क्यू ही है और ई की वैल्यू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन। दैट मींस द वैल्यू ऑफ एफ इज, समझ आई बात? तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम इज क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन। कंफर्म? अब ये जो फोर्स है यहाँ गलती क्या होती है, हो सकता है कई बार क्वेश्चन आपको इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करे तो वो होगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन प्लेट्स पे जो फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गए? अब जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक तो डायरेक्ट यही हो सकता है कि फोर्स कितना होगा, कंपेयर करवा सकता है कि चार्ज डबल कर दिया, बताइए फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। या फिर मान लो क्वेश्चन में ये कहा है कि इस पे अंदर फोर्स लग रहा है एफ, यहां से हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, बताइए इस प्लेट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होना चाहिए। तो दैट के एक्स इक्वल्स टू दिस फोर्स। समझ आई बात? तो इस तरीके के हैं। तो हमारा काम है ये बताना कि म्यूचुअल फोर्स प्लेट्स के बीच में कितना है, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये मैकेनिक्स में कैसे यूज होता है वो आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज लगा के। ओके, थोड़ा सा फास्ट नोट करेंगे ना। लिख लिया? ओके,
अब जैसे मान लो आपको, मैंने आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बताया था, क्या आया था? ध्यान से समझना, स्फेरिकल कंडक्टर एक सिंगल कंडक्टर की बात हो रही है, तो दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, जिसका रेडियस आर है, यहां से लेके इनफाइनाइट तक, कहां तक? एक आपका मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर। तो अब इसका प्रूफ डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका पोटेंशियल तो आपको तब लिखना आता है जब फील्ड कैसा था, मतलब ये अकेला होता है जब, मतलब बाहर का मीडियम एयर होता है, लेकिन अभी इसके मीडियम बाहर का एयर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू, तो मुझे तो सॉल्व करना है क्या? क्यू बाई वी, यही है ना फंडामेंटल। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर बाउंड्री पे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और बाकी कहाँ तक एक्सटेंडेड है? तो इनफाइनाइट पे आपको और चार्जेस दिखाई देंगे इंड्यूस वाले। बात समझ गए? तो इंड्यूस चार्ज तो उतना ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर या 1 बाई के। अब आपको क्या निकालना है? इसका कैपेसिटेंस। तो अब आपको इसका पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं पता है, तो आप बेसिक मेथड से जाएंगे। इसके बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे ना किसी आर डिस्टेंस पर, तो वो लिखेंगे आप के क्यू बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर। मैं इसको के नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो के से के कोई काट देगा, समझेगा? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर, यही डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। अब मैं डीवी निकालने के लिए क्या करूंगा? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो डीवी मेरे पास आएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन व्हेन आर इक्वल्स टू इंफिनिटी द पोटेंशियल इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका अपना रेडियस है, तो पोटेंशियल इज, तो V इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस के क्यू बाय एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। मैंने लिमिट भी रख दिया, समझ आई बात? तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? Q बाय V, एंड दैट वैल्यू इज Q बाय V करने R एप्सिलॉन R अपॉन K, then this capacitance would be 4 pi epsilon naught epsilon R into capital R। क्या चेंज आया? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब मैं वो वाला पार्ट नहीं कराऊंगा। जैसे इरोडो में एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा है कि आर से लेके 2r तक, तो हमने एप्सिलॉन आर भरा है, और 2r से लेके इनफाइनाइट तक क्या भरा हुआ है? एयर। समझ आई बात? तो जब आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाय एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाय, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है आर से लेके 2r तक, तो इसका, और प्लस 2r से लेके इंफिनिटी तक के क्यू बाय आर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन डी आर। बात समझ गए? और वहां से पोटेंशियल आ जाएगा। तो बेसिक मेथड हुआ क्यू बाय वी। अब यही मान लो ये आपका सिंगल कंडक्टर है। अब जैसे अगर आप मुझसे कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक आपने क्या कर दिया? पहले क्या आंसर आया था बताइए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब ये एक और ये दूसरा, इसका इनर रेडियस ए है, बाहर वाले शेल का रेडियस बी है, और इसके बीच में क्या भर दिया आपने? एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका एप्सिलॉन आर। तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, एक पे प्लस क्यू चार्ज देंगे, दूसरे पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस क्यू माइनस क्यू देने से यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था के क्यू बाय आर स्क्वायर, अब वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसका कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस है। ऐसे ही मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कराया था, वहां पे भी एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, यस और नो? कहीं अगर एडवांस में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक डाइलेक्ट्रिक भरा है, मान लो ए से लेके बी बाई टू तक, या कहीं भी मान लो बी बाई टू नहीं, कोई भी स्मॉल आर तक, और वहां से आगे भरा है, मान लो बीच में एक रेडियस ले लेते हैं ए प्लस बी बाई टू,
और आपसे कहा गया a प्लस बी बाई टू तक एप्सिलॉन R1 भरा है और उसके आगे एप्सिलॉन R2 भरा है। तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर वाले में तो के क्यू बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर, उधर वाले में आएगा के क्यू बाई एप्सिलॉन आर, मतलब के क्यू बाई एप्सिलॉन आर टू इंटू आर स्क्वायर, और डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ए से लेके ए प्लस बी बाई टू तक पहला वाला इंटीग्रेट होगा और ए प्लस बी बाई टू से लेके बी तक दूसरा इंटीग्रेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। बात समझ गए क्या? जो डायरेक्ट आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, डायरेक्ट जो यूज होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अब आप डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद ना डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर करके पोटेंशियल डिफरेंस लाना होता है। तो जो भी कैपेसिटेंस आपको ध्यान रखने हैं वो सब मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक भरा होगा ना तो आपको ये देखना है बिना डाइलेक्ट्रिक के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें और कितने से डिवाइड करना है, एप्सिलॉन आर से, उसमें इंड्यूस चार्जेस का इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो आपको बार बार इंड्यूस चार्जेस दिखाने की जरूरत, और यहाँ किसी भी केस में अगर हम इंड्यूस चार्जेस पूछ लें तो उसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू वन माइनस वन बाई के। पॉजिटिव आना होगा किधर, आपको पता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हेड की तरफ पॉजिटिव आएगा, टेल की तरफ नेगेटिव आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। नोट कर लिया? अब देखिए एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो एक बात बताइए, अगर आपको एक बार कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का पता है तो अब आपको बार बार इलेक्ट्रो में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बता दें तो आप बता दोगे कि ईच प्लेट पे कितना कितना चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ गए? तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब हम एक जनरल कैपेसिटर को कैसा सिंबल देने जा रहे हैं, इस तरीके का। ये कैपेसिटर का सिंबल है, चाहे ये स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, कोई भी हो, ये आपका कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अभी ये न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब अभी न्यूट्रल है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसको अब आप चार्ज देना चाह रहे हैं, कहाँ तक का? आपने कहा कि भाई एक पे हम कितना देंगे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज देंगे। तो हमें इस कैपेसिटर की एनर्जी लिखनी है। ध्यान रखना इसका जो प्रूफ होगा वो जनरल प्रूफ है, वो कैपेसिटर सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, किसी भी टाइप का हो, आपका जो प्रूफ है वो काम करेगा। तो मुझे बताइए, मैं इस कैपेसिटर को यहां से यहां ले गया तो मैं देखना चाहता हूं इस कंडीशन में इसकी एनर्जी कितनी है। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे ये और ये, इसमें से कुछ चार्ज निकाल के यहां रख दो, तो ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा और ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे डी क्यू चार्ज निकाल निकाल के आप इस कैपेसिटर को फाइनली चार्ज कर सकते हैं। तो इनिशियली कितना चार्ज था, 0। मुझे इसको फाइनली यहां ले जाना है, और ले जाने का प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा कि भाई मैं डी क्यू चार्ज एक प्लेट से उठा के दूसरे पे शिफ्ट कर रहा हूं।
तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी मोमेंट तक मैंने इसको चार्ज कर दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू से। तो पहले मुझे बताइए व्हाट इज वीपी माइनस वीएन एट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का वीपी माइनस वीएन कितना है? क्यू बाय सी। बोलिए। अब मैं यहां से डीक्यू चार्ज को यहां शिफ्ट करूंगा, तो डीक्यू चार्ज को शिफ्ट करने से सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वो डीक्यू टाइम्स वीपी माइनस वीएन। को समझ में आया? इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसको मैंने लिखा डी यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू ये है क्यू बाय सी। याद रखिएगा ये एक्सप्रेशन लिखा गया है क्यू से लेके क्यू प्लस डी क्यू करने के लिए। अब ऐसा आपको कहां तक करना है? जब तक ये लास्ट कंडीशन। तो इधर कितना चार्ज है क्यू, उधर माइनस क्यू, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। और जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक चार्ज करने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है क्यू स्क्वायर बाय 2c। आई बात समझ में? तो ये जो कैपेसिटर है इसकी एनर्जी है कितनी? क्यू स्क्वायर बाय 2c। इतना समझ में आया? अगर इस कैपेसिटर पे इतना चार्ज मेंटेन्ड है तो इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी उसके पास स्टोर्ड है। तो जो कैपेसिटर है चार्ज होल्ड कर रहा है और उसके साथ उसके अंदर कितनी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अगर हम इस एनर्जी को कहीं यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसकी कितनी एनर्जी आ गई? क्यू स्क्वायर बाय। तो मुझे बताइए फाइनल कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो कितना है? क्यू बाई सी है क्या? अब ये फाइनल कंडीशन की बात हो रही है। तो अगर हम इस क्यू को सी डेल्टा वी रख दें तो ये इक्वेशन क्या आएगा? हाफ सी डेल्टा वी का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? तो हम लोग जो कैपेसिटर की एनर्जी लिखेंगे या तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखेंगे या हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर लिखेंगे। याद रखिएगा लिखने में हाफ सी वी स्क्वायर लिख देते हैं लेकिन वी डिनोट्स डेल्टा वी। तो आप चाहो तो इसको वी रिप्रेजेंट करके इस एनर्जी को आप हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, कितने में भरा है? बात समझ रहे हो? ये हर केस को कंसिडर कर रहा है आपका, क्योंकि ये जो सी है इसमें वो चीज ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो गई है। बात समझे कि नहीं? तो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर दैट इज हाफ सी डेल्टा वी का होल स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। इतना समझ में आ गया? याद रखिएगा जो हमारा कैपेसिटर है वो इक्वल अपोजिट चार्ज के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है? तो आपका एनर्जी आएगी क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी डेल्टा वी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई आइसोलेट कंडक्टर की एनर्जी बोले तो यहाँ पर जो आप डेल्टा वी देख रहे हैं यहाँ डेल्टा वी नहीं आएगा, क्या आएगा? वी आएगा। क्या आएगा? ये हमने आपको इलेक्ट्रो में भी सिखा दिया है। जैसे हम लोग एनर्जी लिखते हैं समेशन क्यू बी बाई 2, तो अगर एक आइसोलेट कंडक्टर का पोटेंशियल V है और चार्ज Q है तो एनर्जी होगी हाफ Q इंटू वी, और V को हम लिख सकते हैं Q बाई सी। समझ गए क्या? या Q को लिख सकते हैं CV। तो याद रखिएगा कंडक्टर के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्या होगा ये? तो अगर आप सिंपल कंडक्टर की बात करें उसकी एनर्जी
तो आप सिंपली उस एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। ये V जो है वो पोटेंशियल है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अच्छा अब इधर देखो, अगर हम बात करें कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो मेरे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो एक बात बताइए, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इधर प्लस Q चार्ज है और इधर इसका प्लेट एरिया A और सेपरेशन D है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है U, वो कितनी है, Q स्क्वायर बाई 2C, यही है ना। और उसकी वैल्यू लिखना चाहें तो Q स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मुझे बताइए, प्लस Q माइनस Q अगर चार्ज है तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एनर्जी जो है वो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसमें, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि यहाँ अंदर फील्ड में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और वो कितना है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, यही है क्या। तो अगर हम यहाँ से एनर्जी डेंसिटी निकालें, तो क्या आपको लग रहा है अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसकी एनर्जी कितनी है U, और इसका वॉल्यूम कितना है A इंटू D, यस और नो। इसको रखते हैं, एनर्जी है Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D अपॉन A इंटू D। क्या कहते हो, तो D से D तो कट जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ रही है हाफ ऑफ Q स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, सही लिखा है, एक एप्सिलॉन नॉट कम था तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, और Q बाई A एप्सिलॉन नॉट क्या है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस वुड बी और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो जो कॉन्सेप्ट है ना कि द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड, उसमें एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वो यहाँ से हम लोग जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो याद रखिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसका एप्लीकेशन पहले बता दिया है आपको, यस और नो, फास्ट नोट करेंगे। कैमरा राइट साइड में रखना अभी, हाँ बस, थोड़ा और, बस। इतना समझ में आ गया सबको। अब देखिए एक रिमार्क है, नोट कर लो आराम से, जल्दी जल्दी, स्पीड मेंटेन रखें, चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। ट्वेंटी फोर को फर्स्ट शिफ्ट में किसका पेपर था, नहीं वो कल मैंने सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया था, मैंने देखा एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट रिमार्क क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन में यूज में आएगा, ये पहले बताने से क्या हो रहा है कि हम चीजें आराम से समझ पाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कह दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और कहा गया कि इस पे चार्ज 2Q है
और इस पे Q। अब तुरंत आपको लगेगा कि सर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं हमें, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आ जाएगी तो पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ कितना है, यहाँ टोटल का हाफ हाफ आउटर फेस पे अटक जाएगा, तो टोटल है 3Q, तो 3Q/2, इधर 3Q/2, ये तो दोनों आ गए। इधर चार्ज आएगा +Q/2 और -Q/2। अब इलेक्ट्रो याद करना, मैंने बताया था कि इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, यस और नो। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे डिपेंड करता है कि यहाँ कितना चार्ज है। यहाँ अगर Q है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/A∪0। तो अभी Q/2 है, तो यहाँ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/2A∪, मतलब कुल मिला के अगर आप मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछें तो मैं इसको हमारे जनरल कैपेसिटर की तरह डील कर सकता हूं। बस मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे चार्ज कौन सा देखना है, आमने सामने वाले फेस का। क्या कहते हो? तो अगर इसका कैपेसिटेंस आप कहते हो तो ये जो चार्ज है ना अंदर वाला, है ना, तो अंदर वाला चार्ज कितना है, Q/2, और यहाँ डिवाइडेड बाय Vp-Vn। तो आप डायरेक्टली इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप पॉजिटिव प्लेट, इसको बोल रहा हूँ पॉजिटिव प्लेट, हालांकि दोनों ही पॉजिटिव है, बट कैपेसिटर से रिलेट करें तो आपको बाहर के चार्ज नहीं देखने, कौन से देखने, इनर फेस वाले, यही रेस्पॉन्सिबल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, Vp-Vn निकालने के लिए, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस, तो सीधा सीधा Q/2C आ जाएगा। बात समझे? तो ये कंडीशन आ जाती है, आपको सर्किट में इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो आपको किस चार्ज पे फोकस करना है, आमने सामने वाले चार्ज पे, यानी आमने सामने वाले चार्ज की वैल्यू में कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप बेसिक से करके देख सकते हो, E/D। बात समझ गए? तो यहाँ Q की जगह क्या आ रहा है, Q/2, और ये Q/2 क्या है, वो चार्ज जो फेसिंग चार्ज पर है। बात समझ गए? मतलब कुल मिला के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैं आपको दोनों प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्ज नहीं देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको आमने सामने वाले फेस पे क्या देखना है, चार्ज देखना है, और उसको यूज करने के लिए सीधा आप कैपेसिटर की थ्योरी यूज कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आई या नहीं? अब जैसे अगर आप मुझसे इस कंडीशन में पूछे ना कि अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये यहाँ पर अगर मैं ये वाला चार्ज देते हुए Q²/2C लिख देता हूँ तो वो एनर्जी आएगी जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड है, लेकिन ये टोटल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी है। कहां पर है, बाहर भी है। तो इस वजह से अगर आप मुझसे कहेंगे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है, तो टोटल मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं यहाँ अंदर वाला निकाल दूंगा कितनी एनर्जी, और वो है कितनी, Q लेना है Q/2, मतलब हाफ CV² फॉर्मूला लगा के या Q²/2C फॉर्मूला लगा के, Q कौन सा लेना है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी इनसाइड। तो ये एनर्जी अगर कभी जरूरत पड़ती है इनसाइड तो आपका फॉर्मूला जाएगा Q/2 का होल² बाय 2C, दैट्स ऑल। बात समझ में आई? अब एक बात बताइए, अगर मैं इन प्लेट्स को किसी बैटरी या किसी चीज से कनेक्ट करता हूं तो वो इक्वल अपोजिट ही चार्ज देगी या लेगी? तो ये बात कंफर्म होता है कि ये 3Q/2, इस 3Q/2 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इनर फेस के चार्ज चेंज हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी इनर फेस का चार्ज है, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी में कितना चेंज आया, तो वो एनर्जी बाहर में कोई चेंज, सारा चेंज किधर आ रहा है, लेकिन ये इसकी टोटल एनर्जी नहीं है। लेकिन जब मैं डिफरेंस निकालूंगा इनिशियल और फाइनल, तो मैं डायरेक्ट अंदर वाली एनर्जी एक दूसरे से माइनस कर सकता हूं, क्योंकि चेंज सिर्फ वहीं पर आया है। बात समझ गए? तो ये वो है जहां आपको डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसी कंडीशन नहीं दिख रही है, कुछ नहीं करना है आपको, इक्वल अपोजिट चार्ज आमने सामने आएंगे, उसको यूज करते हुए Q/C लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ गए? और Q²/2C फॉर्मूला लगाओगे आमने सामने वाले चार्ज को लेकर, तो वो एनर्जी आएगी विच इज इनसाइड दिस कैपेसिटर। ओके, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस में काम आएगा। फिर हम लोग बोलेंगे कि टफ हो गया क्वेश्चन, टफ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, बस उसमें देखना किसको है, आमने सामने वाले चार्ज को।
तो ये पूरी कैपेसिटर की आपके पास थ्योरी हो गई है। ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटेंस हमने आपको पढ़ाए। कैपेसिटेंस पढ़ाने का मतलब है कि अगर आपको किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है तो आपको दोबारा इलेक्ट्रो में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इनको सर्किट में ले चलते हैं और वहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ रिमार्क्स आपको लिख देता हूं, इधर देखिए। पहला रिमार्क ये है कि जब आपके पास कोई कैपेसिटर हो, इधर प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू, और इसका कैपेसिटेंस सी है, तो आपको पता है वीपी माइनस वीएन किसके बराबर है? क्यू बाई सी। वीपी ये होगा और वीएन, अब आपको पता है हम लोग केवीएल लगाने के लिए लूप में घूमते हैं, और लूप में घूमते हैं तो हम जैसे मान लो इधर से इधर गए, हम इधर मूव कर रहे हैं, तो बताइए मेरा जो फाइनल स्टेप है वो नेगेटिव प्लेट है, यानी उसका पोटेंशियल लो है और पॉजिटिव का ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में मैं डेल्टा वी लिखूंगा माइनस क्यू बाई सी। जैसे रजिस्टर में आपने याद किया था, करंट के डायरेक्शन में जाने पे माइनस आई आर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इधर मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो यू विल राइट डेल्टा वी इज, यहाँ पे रटने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव लिखना है। तो लूप में अगर आप घूमते हैं तो इस तरह से आपको इक्वेशंस यूज करनी है। इतना समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए कि ये प्लेट पे चार्ज, सॉरी, पोटेंशियल V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। अब आपको जरूरत पड़ी कि इस पे कितना चार्ज है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है? C इंटू वीपी माइनस वी एन, और वीपी पे पॉजिटिव देते हैं जो पॉजिटिव प्लेट है, दूसरे पे नेगेटिव सेम चार्ज देते हैं। तो अगर हम इसमें इस कैपेसिटर पे चार्ज पूछते हैं तब तो आपको मैग्नीट्यूड बताना होता है, Q बराबर C डेल्टा V से, और डेल्टा V वीपी माइनस वी एन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि नहीं मुझे स्पेसिफिक चार्ज बताओ, इधर वाले प्लेट पे कितना और उधर वाले प्लेट पे कितना, तो क्या ये साइन पे डिपेंडेंसी आएगी? फिर आप देखोगे कौन हाई पोटेंशियल है और कौन, जो हाई वाला है प्लस और जो लो वाला है माइनस। चलो इस डायग्राम में अभी आपको नहीं पता है कि कौन हाई है और कौन, तो मैंने कहा कि इधर वाले प्लेट पे चार्ज आएगा, इधर वाले प्लेट पे C टाइम्स V1 माइनस V2। चेक कर लो V1 V2 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से क्या मैंने सही लिखा है। अगर V1 बड़ा हुआ V2 से तो खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा, और V1 छोटा हुआ V2 से तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप मुझसे कहते हैं इधर कितना चार्ज है, तो C टाइम्स इधर का पोटेंशियल माइनस उधर का V2 माइनस V1। ये मैं तब लिख रहा हूं जब मुझे स्पेसिफिक प्लेट का चार्ज लिखना है, यस और नो। तो अगर मुझे लेफ्ट प्लेट का चार्ज लिखना है तो C टाइम्स V1 माइनस V2, और उधर का लिखना है तो ये अपने आप हैंडल कर लेगा। अगर V1 बड़ा है V2 से तो ये प्लस आएगा और ये, और अगर V2 बड़ा है V1 से तो ये प्लस आ जाएगा और ये। जनरली तो हम लोग मैग्नीट्यूड में आंसर शो करते हैं, लेकिन जब आपको स्पेसिफाइड प्लेट का चार्ज लिखना होगा उस कंडीशन में ये काम आएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए जो सर्किट के फंडामेंटल्स हैं, जब आप एक लूप में घूमते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो एक लूप में घूमोगे तो सारे डेल्टा वी का सम 0 ही आएगा, तो केवीएल तो वैलिड है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम जब अभी कैपेसिटर सर्किट्स पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा कि एक फाइनल कंडीशन स्टैब्लिश हो जाएगी। क्या स्टैब्लिश हो जाएगी? अब उसमें सर्किट में कोई करंट वरंट नहीं रहेगा, फाइनल कंडीशन स्टैब्लिश हो जाएगी। तो जब आप फाइनल कंडीशन स्टैब्लिश करेंगे तो वहां पर आप क्या लगाते थे? वहां पर थ्योरी क्या लगाते थे कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही बाकी तरफ चला जाएगा। इसको देखने का अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि एक आइसोलेट सिस्टम पे टोटल चार्ज 0 होता है। एक आइसोलेट सिस्टम पे टोटल चार्ज 0 होता है, मतलब एक मिनट मेरे थोड़ा वापस थोड़ा मैं दोबारा बोल रहा हूँ। 99% केस में 0 होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 0 हो।
तो आपको याद रखना है किसी आइसोलेट सिस्टम पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, जीरो बाद में बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, कंजर्व रहता है। अगर नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, कंजर्व आएगी। बात समझ गए? कंजर्व का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, आप 99% केस में देखोगे कि किसी आइसोलेट सिस्टम पे कितना चार्ज है, जीरो। तो जीरो है तो जीरो बना रहेगा, और नॉन जीरो है तो जो सर्किट का अगला फंडामेंटल है जिसको हम लोग वहां पे केसीएल बोलते थे, यहां पर हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। तो पहले इतना नोट करें और नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं, दैट इज द चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। ओके, ध्यान रखना मैंने जीरो नहीं बोला है, क्या बोला है, चार्ज कंजर्वेशन। जीरो तो होगा, 99% क्वेश्चंस में जीरो ही दिखेगा आपको, लेकिन हमेशा ही जीरो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, चार्ज कंजर्व करना है किसी आइसोलेट सिस्टम पे। तो अगर किसी स्पेसिफिक प्लेट का चार्ज चाहिए तो उसी प्लेट के पोटेंशियल से दूसरे को माइनस करो। समझ आई बात? तो एग्जैक्टली उसी प्लेट का आ जाएगा जिस पे निकाल रहे हैं आप। तो उधर वाले पे मैंने लिखा सी टाइम्स V1 माइनस V2, इधर लिखा है सी टाइम्स V2 माइनस V1। ठीक है, ये काम आएंगे पता है कहाँ पे, आपको पता है कि या तो हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करने वाले हैं या लूप लगाने वाले हैं। तो लूप लगाते वक्त ऊपर वाला काम आएगा, और पोटेंशियल एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे तो ये सेकंड वाला काम आएगा। बात समझ गए? तो मैं पहले उसके फॉर्मेशन कर रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम, इधर देखिए, मान लीजिए ये तीन कैपेसिटर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। आइसोलेट सिस्टम का मतलब ये होता है, एक बार बताइए, ये दोनों प्लेट्स में सेपरेशन है या नहीं? तो क्या चार्ज उड़ के चला जाएगा? उड़ के तो नहीं जाएगा। इस प्लेट से उड़ के इधर नहीं जाएगा, इससे उड़ के, इससे उड़ के। लेकिन एक, दो और ये तीन प्लेट, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक प्लेट, दो प्लेट और ये तीन प्लेट, ये तीनों मिलकर क्या है, कनेक्टेड है। तो क्या इन तीनों से चार्ज उड़ के किसी चौथे पे जा सकता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या इन दोनों से चार्ज किसी तीसरे पे जा सकता है? यस, इस पे जा सकता है। इन दोनों से, तो ये दोनों आइसोलेट नहीं है, ये दोनों भी, लेकिन तीनों, क्योंकि इन तीनों से चार्ज उड़ के किसी चौथे पे तो नहीं जाएगा। बोलिए, अब मान लीजिए इनिशियली तीनों पे चार्ज कितना था, जीरो। मान लीजिए इनिशियली इन्हीं तीनों पे कितना था, जीरो, तो वो हमेशा जीरो रहेगा। और अगर इनिशियली जीरो नहीं था तो जीरो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, कंजर्व। यानी इन तीनों प्लेट्स का टोटल चार्ज का सम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मान लीजिए उसी 99% केस पे आ जाते हैं कि मान लीजिए इन तीनों पे जीरो था, तो पहले भी जीरो है और बाद में भी जीरो है। समझ आई बात? तो इस जीरो को हम कैसे शो कर रहे हैं, देखिए, मान लीजिए इधर से एक क्यू चार्ज आया, ध्यान से समझना, सर्किट में ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सर्किट से। लेकिन अब आपको पता है कि ये तीनों प्लेट मिला के तो क्या है, आइसोलेट, और इन तीनों पे टोटल चार्ज मिला के जीरो होना चाहिए। अभी देखना फाइनली भी जीरो आएगा। कैसे? इधर से क्यू आया, इसका मतलब है इस प्लेट को कितना दिया गया, प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू अपने सामने खींच लेगा माइनस क्यू। माइनस क्यू मतलब प्लस क्यू खींच, क्या कर रहा है, ये क्यू इधर जा रहा है, तो क्यू इधर जाने से इधर कितना चार्ज डेवलप हुआ, और ये क्यू यू निकल गया। ध्यान रखना ये उड़ के नहीं गया है, ये प्रोसीजर ऐसे हुआ है, यहां से चार्ज इस पे आ रहा है और इस प्लेट से निकल के इधर जा रहा है। अब बताइए इधर से कितना चला, क्यू, क्यू यूं जा रहा है, ये क्यू में अब उधर कुछ गया इधर कुछ गया। मैंने कहा उधर गया Q1, इधर गया Q2, तो इधर से Q1 गया, ध्यान से देखना, Q1 गया तो इधर कितना आएगा, प्लस Q1, इधर माइनस Q1, और चार्ज निकल गया इधर। कौन निकल गया उधर, Q1 निकल गया। आगे सर्किट में जहां पार्टिसिपेट करना है उसको। इधर कितना निकला,
Q2, तो इधर से Q2 गया, इधर कितना गया प्लस Q2 माइनस Q2, और ये निकल गया Q2। समझ आई बात? अब मुझे पता है कि भाई ये तीनों तो इनिशियली अनचार्ज थे, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज ट्रांसफर जो हुआ है उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन तीनों प्लेट का टोटल सम तो 0 होना चाहिए। तो इस प्लेट पे कितना माइनस Q, इस पे प्लस Q1, और इस पे तो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q इक्वल टू, जैसे कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। बात समझ गए? तो दिस इज व्हाट चार्ज कंजर्वेशन। इनिशियली मैंने सिस्टम में क्या दिया था, कोई चार्ज नहीं था, तो 0 को 0 बोल दिया। अगर इनिशियली कोई चार्ज रहा होता तो ये 0 नहीं आता। बात समझ में आया? तो ये चार्ज ऐसे निकल गया आपका। इतनी बात समझ में आई? अभी रुक जाओ, पेन मत चलाओ, अभी कॉन्सेप्ट सीखो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे Q आया, Q1 और Q2 बट के निकल गया? तो अगर आप ऐसे फ्लोइंग दिखाते हो तो वो अपने आप चार्ज कंजर्वेशन को मेंटेन कर लेगा। तो आपने कहा Q आया, Q1 गया इधर, Q2 गया इधर, तो आपको पता है कि आया जितना है उतना ही जाएगा भी, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो अगर इस तरह से पैटर्न सेट करते हो तो ये अपने आप चार्ज कंजर्वेशन को बना लेगा। या फिर मैंने पहले तीनों पे चार्ज लिखा, और ये मेरा कैसा सिस्टम था, ये तीनों प्लेट आइसोलेट, और मैंने कहा कि इस तीनों पे टोटल चार्ज कितना है, कंजर्व, मतलब कंजर्व है, और कंजर्व वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमेशा 0 रहेगी। ये बात समझ में आई? अब इसी चीज को बताने का, लिखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्या आपको पता है कि आगे यूज करूंगा मैं इनको। आपको पता चल गया कि इनिशियली कैसा था, ये 0 चार्जेस थे। अब मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और इसका पोटेंशियल V3 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, और इसका। अब मुझे यही चीज लिखनी है कि जितना चार्ज आया है जंक्शन से उतना ही गया है, और वो आइसोलेट सिस्टम पे टोटल चार्ज को क्या बना के गया है, कंजर्व। लेकिन अब मैंने यहाँ क्यू नहीं दिखाया, जैसे वहां पे I1 I2 I3 दिखा देते थे, है ना, फिर KVL लगाते थे। मान लो हमने V1 V2 V3 माना, और अब हम क्यू नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है। अभी कंजर्व बोलो, 0 मत बोलो, क्या बोलो, कंजर्व है। और वो कंजर्व वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या आपको लगता है इन तीनों प्लेट्स के चार्ज का सम 0 आना चाहिए? अब मुझे स्पेसिफिक प्लेट का चार्ज लिखना है। किसका चार्ज लिखना है? स्पेसिफिक प्लेट का चार्ज लिखना है। कौन सा स्पेसिफिक? इसका तो राइट, उसका लेफ्ट, इसका भी। तो मैंने कहा कि मान लीजिए जंक्शन का पोटेंशियल X। तो अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है स्पेसिफिकली, तो मैं ये नहीं देखूंगा कौन ज्यादा है कौन कम है, मुझे इसका चाहिए चार्ज। तो X माइनस V1 इंटू C1, तो X माइनस V1 इंटू C1, फिर इधर X माइनस V2 इंटू C2, प्लस X माइनस V3 इंटू C3। और इन तीनों का सम, एक मिनट, अगर पहले 0 है तो बाद में भी 0 रहेगा, और पहले 0 नहीं है तो इन जनरल 99% केसेस में क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात समझे कि नहीं? ऐसे मैंने वहां पे सिखाया था कि रास्ते में कोई बैटरी आती है तो बैटरी से भी करंट पास करता है। तो याद रखेगा, यहाँ बीच में अगर कोई बैटरी वगैरह आएगी तो बैटरी चार्ज फ्लो करने का रास्ता देता है। तो आइसोलेट ढूंढने के लिए बैटरी को क्रॉस करके आगे जाके प्लेट ढूंढना पड़ेगा आपको। बात मेरी समझ में आई या नहीं? वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं बता दूंगा। याद रखेगा ये 0 0 लिखा है, लेकिन वास्तव में क्या है, कंजर्व है। 99% 0 ही रहेगा। 1% क्वेश्चन में नॉन जीरो भी आएगा। तो C1 इंटू एक्स माइनस V1 प्लस C2 इंटू एक्स माइनस V2 प्लस C3 इंटू एक्स माइनस V3 इक्वल टू 0। देखो ये डायग्राम में दो अलग मेथड से मैंने एक ही बात को कहा है। दिखता है क्या आपको? उधर से Q आया, Q1 निकला, Q2 निकला, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। वो एक तरीका हुआ आना और जाना शो करना। और यहाँ पोटेंशियल की हेल्प से हमने इस आइसोलेट सिस्टम पे टोटल चार्ज को कंजर्व किया है, एंड दैट कंजर्व चार्ज इज 0।
अगर मान लो ये 0 नहीं होता ना, तो पहले मैं इन तीनों का इनिशियल चार्ज ढूंढता कितना है, उसको लिख देता राइट साइड में, और फिर मैं बोलता कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अगर आप फ्लो दिखाते हैं तो सेम एज जंक्शन फ्लो हो जाएगा, और आइसोलेट ढूंढ के टोटल चार्ज 0 करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर पहले 0 है तो 0 रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। बात समझ गए? जैसे मान लो एक सिंपल सी कंडीशन है ना, इधर देखना, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर एक पार्ट ऑफ अ सर्किट है, आपको पता चला कि इस पे इनिशियली 0 0 चार्ज है, और इस पे चार्ज है सी वी नॉट माइनस ऑफ सी वी नॉट। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस सी है और इसका कैपेसिटेंस कुछ C2 है, या C1 लिख दो, जो भी चाहो, C1 C2 लिख दिया। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, इनिशियल है। पहले एक बात बताइए, इसका मुझे पता नहीं कहाँ सर्किट में कनेक्ट है, ये कहाँ कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों तो सिर्फ आपस में कनेक्ट है, तो इन दोनों का टोटल चार्ज मिला के 0 नहीं, अब कंजर्व होना चाहिए। कितना? -C1V0 प्लस 0, ये हमेशा कितना रहेगा? -C1V0 प्लस 0। अब जैसे अगर मैं फ्लो के अकॉर्डिंग शो करना चाहूँ, तो फ्लो कैसे हुआ? आपने कहा कि अब इधर से कितना चार्ज आ रहा है? Q। तो देखो मैं डायग्राम में कैसे चेंजेस करूंगा, इधर से Q आया तो इस प्लेट पे चार्ज बन गया कितना? +C1V0 प्लस Q। तो यहाँ माइनस ऑफ C1V0 प्लस Q। याद रखिएगा, यहां से Q आया, इस पे अटका, फिर इधर से Q जा रहा है, इधर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर से जो Q जा रहा है वो इस प्लेट पे पहुंचेगा, इधर प्लस Q माइनस Q, ये निकल गया Q चार्ज। आइसोलेट सिस्टम ये दोनों थे, इन दोनों का मिला के चार्ज अभी भी -CV0 ही है, -C1V0 ही है। -C1V0 माइनस Q प्लस Q अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और अगर आप पोटेंशियल मेथड से लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लो, मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, ये V1 मान लिया मैंने, ये X मान लिया, और ये V2 दिया है सपोज। अब मुझे इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज कंजर्व करना है, टोटल कितना है? अब यहां से इस प्लेट का चार्ज आएगा C1 इंटू एक्स माइनस V1 प्लस C2 इंटू एक्स माइनस V2, और ये दोनों मिलाकर इनिशियली थे -C1V0 प्लस 0। तो दिस इज द चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। दो तरह से समझा रहा हूं मैं, एक बार फ्लो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एक बार पोटेंशियल से कैसे उसी चीज को लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इज चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। केवीएल तो लगेगा ही, दूसरा लगेगा चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? फिजिक्स सीखने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहना होता है। आपका मन क्या कह रहा है उसको साइड में रखें, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब क्या होगा पता है, आप भी ऐसे याद करते करते जीरो की हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि 99% क्या आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में जब आएगा क्या, नॉन जीरो, तो याद क्या करना चाहिए, जीरो या नॉन जीरो? हमें कहना चाहिए कंजर्व, जो भी था उतना ही रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा, और जीरो नहीं है तो जीरो नहीं रहेगा। तो अब हम लोग सर्किट स्टार्ट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंडामेंटल बता दिए हैं आपको। ओके, बताइए अगर एक बैटरी अपने पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर निकाले और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को एंटर करे तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, है ना? तो आपने कहा था कि पावर डिलीवर्ड E इंटू आई होता है ना? अगर मैं कहूं कि कितना वर्क डन बाय बैटरी है तो आप Q इंटू ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन मतलब क्या? ईएमएफ को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ईएमएफ को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर डिलीवर आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमें वर्क डन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो हेडिंग डालिए, अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद एन ईएमएफ सोर्स। अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद एन ईएमएफ सोर्स। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंगल कैपेसिटर लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सर्किट धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। इधर देखिए, ये एक कैपेसिटर है विच इज इनिशियली अनचार्ज। याद रखिएगा, नहीं कहा है तो इनिशियली क्या मानते हैं? अनचार्ज। अगर नहीं है तो आप बताइए, नहीं तो हम क्या मानेंगे? हम अनचार्ज मान लेंगे उसको। इसका ईएमएफ V है और बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा आइडियल सोर्स है। ठीक है, तो अभी आपका स्विच S ओपन है, कैपेसिटर इज अनचार्ज। अब क्वेश्चन है कहा कि स्विच S को क्लोज कर दिया है। जैसे आप क्लोज करोगे तो ये सिस्टम कुछ चार्ज फ्लो करा के सिस्टम को स्टैब्लिश करेगा। तो मुझे बताइए, ये ईएमएफ सोर्स अपने अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा? V। तो उसके अक्रॉस भी कितना रहेगा? V ही रहेगा, और ये हाई पे रहेगा और ये। मैं इस बात को एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूं कि यहां से Q चार्ज गया और इधर से Q चार्ज आ गया घूम के, तो इस पे चार्ज आया +Q -Q। जरा चेक कर लो आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं। कौन था आइसोलेट? दोनों प्लेट मिला के आइसोलेट है, क्योंकि बैटरी चार्ज फ्लो होने का रास्ता देती है। तो यानी उससे चार्ज उड़ के तो नहीं जा सकता, लेकिन बैटरी के रास्ते से तो। समझ आ रही बात? तो इन दोनों का मिला के टोटल 0 था, अभी भी देखिए 0 है। तो चार्ज कंजर्वेशन तो लगा हुआ है। या मैंने जो फ्लो दिखाया, इधर से Q गया, उधर से Q आ गया, है ना? ये फाइनल कंडीशन एस्टेब्लिश हो चुका है। अब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, लूप इक्वेशन लिखते हैं, या डायरेक्ट भी आपको दिख रहा होगा कि V वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है, तो Q, अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो Q की वैल्यू C इंटू V आ जाएगी। हम लोग लूप से चलते हैं, चलो यहां से यहां +V, ऊपर पहुंच गए, यहां से वहां -Q/C इक्वल टू 0, देन द Q इज CV। यानी इस पे कितना चार्ज आया? +CV, और इस पे, और ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, चार्ज फ्लो हो गया। तो स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो हुआ ये हमें पता चल गया। समझ आई बात? अब अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी एस्पेक्ट से डील करें तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? क्या बैटरी डिस्चार्जिंग में है? तो वर्क डन बाय बैटरी +Q इंटू ई या -Q इंटू ई होगा? तो +Q इंटू ई, बिकॉज द एनर्जी इज डिलीवर्ड इनटू द सर्किट। तो कितना वर्क डन हुआ? Q इंटू V। ईएमएफ Q कितना है? वर्क डन बाय बैटरी इज CV²। ओके, इतना बैटरी ने वर्क भेजा, लेकिन देखते हैं वो वर्क कहां पर है। तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, क्या वो इनिशियली अनचार्ज था? तो कोई उसके पास एनर्जी नहीं थी। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? ½ CV² या Q²/2C? तो ये लिख दीजिए हमने, ½ CV²। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसकी कैपेसिटर की क्या आ गई? फाइनल एनर्जी आ गई। मुझे बताइए, इधर से बैटरी एनर्जी भेज रहा है, उधर से कैपेसिटर एनर्जी ले रहा है। बैटरी ने भेजा CV², और कैपेसिटर ने कितना लिया? इधर एक मिनट, कितना लिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 है, वो बात अलग है,
लेकिन कैपेसिटर ने लिया कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो है वो हाफ CV स्क्वायर आ रहा है। यानी इस सिस्टम में फाइनली जितना बैटरी ने वर्क भेजा था वो सारा स्टोर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सम पार्ट ऑफ एनर्जी हैज बीन लॉस्ट फ्रॉम दिस फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। केमिकल एनर्जी आई, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर्ड हुई हाफ CV स्क्वायर बस, बाकी कहीं और है। दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। बात समझ गए? तो कितना भी बड़ा सर्किट आ जाए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए जितनी भी बैटरीज लगी हो सबका वर्क डन माइनस कैपेसिटर्स ने कितनी एनर्जी को लिया, और उसका मीनिंग होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये बेसिक मेथड है क्या निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। तो इस सिस्टम में कितना हीट आया है, वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर माइनस 0, तो दैट हीट डेवलप्ड इज हाफ CV स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, बैटरी ने जितना वर्क किया उसका आधा अमाउंट हीट में चला गया और आधा अमाउंट स्टोरेज में चला गया। याद रखिएगा ये रिलेशन किसी बड़े सर्किट में भी वैलिड है, लेकिन ये तब तक ही वैलिड है जब इनिशियल कंडीशन पे कोई कैपेसिटर्स पे चार्ज ना हो। अगर इनिशियली कोई चार्ज है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैटरी का वर्क डन आधा आधा ही जाएगा दोनों में। बात समझ गए? ऐसा हमेशा, लेकिन जब इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज होंगे तो आप देखोगे कि जितने भी बैटरीज हैं उन सबका टोटल वर्क डन का आधा अमाउंट आपको स्टोरेज में दिखेगा कैपेसिटर्स के पास, और आधा अमाउंट हीट में दिखेगा। लेकिन अगर मान लो इनमें से यही कैपेसिटर अगर इनिशियली थोड़ा सा चार्ज होता तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हाफ हाफ ही डिस्ट्रीब्यूट होता। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो एक सिंगल कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड विद एन EMF सोर्स, तो कैपेसिटर ने कितना हीट डेवलप किया। ठीक है, इधर ऑनलाइन में लिखा है किसी ने हमेशा आधा हो जाएगा, बेटा हमेशा नहीं होगा। अगर इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज होता तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आधा आधा ही होगा। लेकिन ये भी याद रख सकते हो आप, इनिशियली अगर कोई चार्ज नहीं है तो सर्किट कितना भी बड़ा है, फाइनल जो स्टेब्लिश होगा उसमें टोटल बैटरीज का वर्क डन उसका हाफ अमाउंट हीट में जाएगा और हाफ अमाउंट कैपेसिटर से स्टोर करेंगे। लेकिन तब जब इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। बात समझ गए? आगे मैं आपको कुछ और कंडीशन में वेरीफाई करके दिखा दूंगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़े हम लोग। तो आधी एनर्जी स्टोरेज में, आधी एनर्जी हीट में गई है। ये तभी आपको फाइंड आउट होता हुआ मिलेगा व्हेन इनिशियल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। चलें आगे, मिटा दो। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना भी होता है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी पता है? इट इज कनेक्टेड विद एन EMF सोर्स। बस याद रखिएगा, अगर इनिशियल के बारे में कुछ ना बोले कि इस मोमेंट के पहले क्या सिचुएशन थी,
तो हम कैपेसिटर्स को क्या मानते हैं? अनचार्ज ही मानते हैं। भाई नहीं है तो बताओ, यस और नो। और नहीं बताया इसका मतलब ये कनेक्टिविटी पर तो वो बोल रहा है कि सिस्टम कनेक्टेड है, बट ये नहीं बता रहा है इसके पहले क्या था, यानी इसके पहले अनचार्ज था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन ईएमएफ सोर्स। नाउ द पोलैरिटी ऑफ द सोर्स इज रिवर्स्ड। तो अब क्या करना है? इस बैटरी को खोलना है, इसको क्या करना है? रिवर्स करना है, फिर वापस कनेक्ट करना है। तो याद रखिएगा इनिशियल कंडीशन में इस पे चार्ज है, अब ये कनेक्टेड है ना, तो इस पे ये इनिशियल हुआ ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो, और इससे इनिशियल वैल्यू को तो हम जीरो ही मान दें क्योंकि हमें बताया नहीं गया है। तो हमारी इनिशियल कंडीशन ये है और इस पर चार्ज है, बोलिए। और फिर जब मैं पोलैरिटी बदलूंगा तो उसमें चेंजेस आएंगे, बात समझ गए कि नहीं? तो हमें बताना है कि हीट कितना डेवलप होगा, कितना वर्क डन बाय बैटरी है। तो यहाँ पर पहले ये इनिशियल आपको दिया हुआ है, अब ये इनिशियल है। इस सिचुएशन पे जो भी आप लिखेंगे इसके लिए इसकी एक और इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कैपेसिटर को क्या मानना है? अनचार्ज। अब क्वेश्चन कह रहा है नाउ द पोलैरिटी ऑफ EMF source is interchanged या reversed, then find out delta H। क्या पूछ रहा है आपसे? हीट डेवलप्ड। तो क्वेश्चन का इनिशियल कंडीशन ये है, मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए क्या इनिशियल कंडीशन पे अगर V वोल्ट है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इधर प्लस CV और इधर, तो इनिशियली योर कैपेसिटर हैज सम चार्ज बिकॉज इनिशियल सर्किट ये है, और इसके पहले क्या था तो उसके लिए हमने अनचार्ज माना हुआ। अब क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ रहा है, तो ये तो इनिशियल कंडीशन है, यहां तक जो भी हुआ वो हमारे एनालिसिस का पार्ट, इस पे कितना चार्ज है वो आ चुका है। नाउ द पोलैरिटी हैज बीन रिवर्स्ड, इधर कितना चार्ज है? इधर। अब मैं बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करूंगा, अभी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया, अब कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैं इस पोलैरिटी को रिवर्स करूंगा तो मुझे सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है जिसको मैं फास्ट एनालाइज कर सकता हूं। मुझे पता है इधर वोल्टेज कितना है, क्या ये दोनों मिला के अभी भी टोटल चार्ज जीरो ही है? तो अभी बाद में भी जीरो रहेगा। अब बताइए पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो इधर चार्ज कितना? इधर -CV। तो बैटरी ने कितना फ्लो कराया है वो पहले पता करते हैं। तो इसने फ्लो कराया, तो जैसे आपने कनेक्ट किया इसने फ्लो कराया, इधर कितना था और अभी कितना है? इधर से चार्ज फ्लो कराया गया 2CV। कितना? 2CV चार्ज इधर से फ्लो करके इधर चला गया, देख लो आप। तो इस कनेक्टिविटी में बैटरी ने उधर वाले से 2CV चार्ज निकाल के इधर वाले पे भेज दिया है। बोलिए व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस प्रोसेस फ्रॉम हियर टू हियर? कितना वर्क डन बाय बैटरी है? तो यहां से जो वर्क डन बाय बैटरी आएगा वो आएगा चार्ज इनटू EMF। क्या ये डिस्चार्जिंग में है? तो चार्ज देखो ये इधर से गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव से एंटर किया, डिस्चार्जिंग है। तो 2CV तो चार्ज फ्लो कराया और इसका EMF V है। द वर्क डन बाय बैटरी इज 2CV²। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन पूछ रहा है हीट बताइए, तो हमें पता है जो वर्क गया है उसका एक अमाउंट कैपेसिटर ने कुछ लिया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि लिया है कि नहीं लिया, वो हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिक मेथड क्या है कि जो एनर्जी गई है पहले देख लो कि कैपेसिटर्स ने कितना लिया, बाकी लॉस्ट है। तो हाउ मच इज हीट प्रोड्यूस्ड? वर्क डन बाय बैटरी माइनस U final minus U initial. Work done by battery is 2CV²। Final energy of capacitor is still half CV²। बोलिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है और पहले भी V था। देखिए यहाँ कैपेसिटर ने तो कुछ भी लिया ही नहीं, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी सेम है, यानी बैटरी ने जो वर्क भेजा वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आप देख सकते हैं ये एग्जांपल ये बताने के लिए है कि कोई जरूरी नहीं है कि आधा आधा होगा।
यस और नो? तो हाउ मच हीट हैज बीन डेवलप्ड? टोटल वर्क डन बाय बैटरी सीधा चला गया कहाँ? हीट में, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि उधर हाफ हाफ पड़ा है, इधर तुरंत अपनी बात से समझ आई बात? तो वो तभी वैलिड होगा जब इनिशियली कैपेसिटर, हमारे इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज था एंड पोलैरिटी बदलने पे जो भी घटना हुई उसके करस्पॉन्डिंग हमें दिखाई दे रहा है कि बैटरी का वर्क डन यू फाइनल माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस इनिशियल। आपको ये याद करना है, सही बात तो ये है। ये अपने आप क्या बता देगा कि बैटरी जितने वर्क्स भेजेंगे उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल देते कि पहले वाले बैटरी को हटा दिया है, पहले वाली बैटरी को हटा दिया है और जो दूसरा बैटरी लगाया है वो 2V का है रिवर्स पोलैरिटी में, तो ये 2V लगाएंगे, 2V लगाएंगे यहाँ प्लस 2CV, तो यहां से चार्ज जो आया वो 3CV आया। कितना आएगा? फिर वर्क डन बाय बैटरी होगा 3CV इंटू 2V। जो भी है वैल्यू पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो। वर्क डन बाय बैटरी आ गया, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। जो भी अमाउंट होगा हीट में जाना वो चला जाएगा। मैं हाफ हाफ यहाँ नहीं कह सकता हूँ, बाई चांस आ जाए वो एक बात अलग है। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, दो सोर्स हैं जिनके ईएमएफ आपको प्रोवाइडेड है, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। हीट वेलोसिटी लिखा है क्या? कहाँ बोला? कहाँ लिखा मैंने? वो आगे ऐसे खींचना था, वो तो बस डेवलप्ड ही है वो। देखिए अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, इधर सुनो, पहले क्वेश्चन को समझना भी होता है। जैसे जब हम लोग स्विचिंग दिखाते हैं तो इनिशियल और फाइनल होता है। अगर इस कंडीशन को डायरेक्ट देके कुछ पूछ रहे हैं ना हीट वगैरह, तो आप क्या मान के चलेंगे? इनिशियली ये सर्किट खुला था और बाद में बंद हो गया। या फिर क्वेश्चन अगर बनाने वाला यहाँ पर एक क्या लगा देगा? स्विच, फिर स्विच लगा के बोलेगा कि स्विच क्लोज करने पे क्या हुआ। कई बार ऐसे डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट अगर मैंने हीट पूछ लिया तो इसका मतलब है इनिशियल से इस सिस्टम को लाने में कितना हीट डेवलप हुआ। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, find out charge on each capacitor, total work done by batteries, total work done by batteries, and heat developed in the system, heat developed in the system, and VA minus VB। मैं आपको फैमिलियर करा रहा हूं कि वैसी चीजें यहां भी आएंगी। VA माइनस VB का फंडामेंटल था माइनस ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डेल्टा V, यही ना? मुझे बताइए, ये कंडीशन बना दिया है तो अंडरस्टूड है कि इनिशियल कंडीशन वो था जब ये कनेक्टेड नहीं थे। अब इस सिचुएशन को स्टैब्लिश करा है क्या?
तो इस सिचुएशन को एस्टेब्लिश कराने में मुझे पता करना है कितना कितना चार्ज आएगा। 2 ईएमएफ सोर्स, 3 कैपेसिटर्स हैं। अभी हम कोई सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए इस लूप में या तो चार्ज ऐसे घूमा होगा या ऐसे घुमा होगा। आप कहीं भी मान सकते हो, आप कहीं भी मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने माना इधर से क्यू चार्ज गया, इधर से क्यू आया। इस बार मैं आने और जाने के करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं। आप देखते जाइए आपका आइसोलेट सिस्टम कौन है। ये दोनों मिला के आइसोलेट है, ये दोनों और ये दोनों आइसोलेट है। इन पे 0 0 ही आएगा फाइनली भी। देखो यहां से क्यू गया, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर से गया प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर गया प्लस क्यू माइनस क्यू। किसी को लग रहा हो कि सर ने ऐसे ही क्यों माना, आप यू मान लीजिए, मैंने ऐसे माना है। अभी हो सकता है मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो, तो वो माइनस वैल्यू आ जाएगी, मैं तुरंत बदल दूंगा सारे स्टेप्स। बात समझ गए? ये सारा चार्ज निकल के आ गया। पहले चेक कर लो कि सारे आइसोलेट सिस्टम पे 0 है क्या। यानी हमारा चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। अब हम लोग लूप इक्वेशन लिख देते हैं। बस सिंगल लूप सर्किट है। यहां से शुरू करते हैं। आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज जाओ, मर्जी है एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं। प्लस 2e माइनस क्यू बाई 2c, यहां से यहां गए माइनस क्यू बाय 2c, इधर से इधर माइनस e माइनस क्यू बाई सी, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2e माइनस ई बचेगा, e क्यू बाई 2c, क्यू बाई 2c, क्यू बाई सी, 2 क्यू बाई सी, यही आ रहा है। देन द चार्ज फ्लोन क्यू इज CE बाय 2। पता चल गया कितना चार्ज फ्लो किया है। प्लस आने का मतलब मैंने जैसे माना है वैसे ही गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये हल्के में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पॉजिटिव चार्ज बताना होता है, तो आप कहेंगे सब पे क्यू है, सब पे क्यू है। लेकिन स्पेसिफिक पूछ ले कि इस प्लेट पे कितना, और तो अगर इस प्लेट के, इस कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे प्लस CE बाई 2 और राइट प्लेट पे माइनस CE बाई 2, ये तब बताना जब स्पेसिफिक प्लेट का नाम लिया जाए और कहा जाए कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, CE बाई 2। समझ गए बात? चलिए इसके बाद आता है, ये तो आपका चार्ज आपने फ्लो करा ही दिया, कितना चार्ज है ये भी मिल गया आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है हीट डेवलप। इसका मतलब इस सिस्टम का इनिशियल एस्पेक्ट क्या था, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं थी और सारा सिस्टम 0 पड़ा था। अब ये स्टेब्लिश हो गया। तो सबसे पहले टोटल वर्क डन बाय बैटरीज। बताइए कौन सी बैटरी डिस्चार्जिंग में, 2e वाला डिस्चार्जिंग में और ये चार्जिंग में। इसने लिया Q इंटू 2e का वर्क दिया इसने प्लस में, प्लस दूसरी बैटरी ने माइनस Q इंटू ई का वर्क उससे ले लिया। इतना वर्क तो वो ले गया अपना, मतलब ये लॉस्ट में नहीं है, ये गया है चार्जिंग में, यूज हो गया। ये लॉस्ट तो है ही, लेकिन वो हाँ गया कहाँ, बैटरी की चार्जिंग में। अब मुझे क्या पता करना है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो डेल्टा एच इज वर्क डन बाय बैटरी, क्यू क्यू इंटू ई आ रहा है, टोटल वर्क डन बाय बैटरीज, यही है ना, माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर हैं, 3, तीनों का लिखना पड़ेगा। आपके पास Q डायरेक्ट है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c फॉर्मूला यूज करें। कितना आएगा इसका, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2c प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2c प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस तीनों का 0, यही ना। डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये तो हुआ Q इंटू ई, है ना। चलो Q की वैल्यू रख दो, Q कितना है, CE बाई 2, तो CE बाई 2 इंटू ई माइनस ये आ रहा है क्यू स्क्वायर बाई 4, क्यू स्क्वायर बाई 4 और सही तो है, ये भी 2c है, ये भी 2c है और ये c है, सही तो है। ये क्यू स्क्वायर बाई 2c और ये दोनों मिला के भी क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी क्यू स्क्वायर बाई c, और q की वैल्यू है CE बाई 2 का होल स्क्वायर बाय c आ रहा है। डेल्टा एच CE स्क्वायर बाई
2 माइनस CE स्क्वायर बाई 4। कुछ समझ आया? इनिशियली 49 था ना, तो जितना इसने क्या भेजा है वर्क, उसका आधा स्टोरेज में है। स्टोरेज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना लिया गया, समझ आई बात? ये आधा ले लिया और बाकी हीट में कन्वर्ट हो गया। तो योर आंसर इज CE स्क्वायर बाई, कितना भी बड़ा सर्किट आ जाए अगर इनिशियली अनचार्ज सिस्टम है तो टोटल वर्क डन बाय बैटरीज का आधा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर होता है। और यू इनिशियल 0 है तो आप बोल सकते हैं आधा स्टोरेज में पड़ा हुआ है, अभी है। समझ आई बात? और आधा किधर चला गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। एक मिनट, हाँ क्या डाउट है पीछे? इंडिविजुअल चार्ज का क्या मीनिंग है? कोई, हाँ क्यू का मैग्नीट्यूड। और कोई आपसे पूछे ना कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो 0 मत बोलना। वो पूछने का मतलब ही है कि इंडिविजुअल प्लेट पे कितना मैग्नीट्यूड है। ऐसे तो फिर हमेशा ही कैपेसिटर पे आपको 0 चार्ज दिखेगा। तो पूछने का मतलब होता है ईच प्लेट पे कितना है इन मैग्नीट्यूड। और जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि लेफ्ट प्लेट है कि राइट प्लेट है, तो आपको एग्जैक्ट बताना होता है किस प्लेट के चार्ज के बारे में बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें लास्ट क्या पूछा है? VA माइनस VB। तो VA माइनस VB के लिए कोई नई बात वापस नहीं पढ़ा रहा हूं। VA माइनस VB इज माइनस ऑफ algebraic sum of all the delta V moving from A to B। याद आ रहा है? अब A से B रास्ता आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं जा रहा हूं किधर से? नीचे वाले रास्ते से 2 एलिमेंट मिलेंगे, तो इधर से जा रहा हूं +2E। बोलिए, +2E। इधर से गए और माइनस ऑफ Q/2C। क्या कहते हो? तो व्हाट इज योर VA माइनस VB इज माइनस ऑफ 2E माइनस Q की वैल्यू कितनी है? CE/2, तो CE/2 अपॉन 2C। ऑन सॉल्विंग ये आएगा CE/4, 4 2 8 माइनस 7 E/4। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल VA माइनस VB। आप ऊपर वाले रास्ते से सॉल्व करके देखना, सेम आएगा। ओके हम लोग नेक्स्ट क्लास से 2 लूप सर्किट पे आ जाएंगे। फिर तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। एंड देन फिर हम लोग सीरीज पैरेलल इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है? तो सर्किट का पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स RC सर्किट। अभी उसमें टाइम लगेगा, 1 से 2 लेक्चर का टाइम लगेगा, तब हम लोग RC सर्किट पे जाएंगे। क्लियर है? अब आपको एग्जाम्पल्स ही कराने हैं मुझे अलग अलग कंडीशन में। कभी इनिशियली चार्ज आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा 2 कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, देखे ना ऐसे क्वेश्चन? 2 चार्ज कैपेसिटर है, उनके पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव ज्वाइन कर दिया, या पॉजिटिव नेगेटिव। याद रखिएगा ये जो फंडामेंटल है, अब इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक तो चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम और KVL ये लगाइए, सारे सर्किट सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।